हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 21 से 27 फरवरी के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारे पास सब्जेक्टेड है खजुराहो से। तो देखिए, खजुराहो डांस फेस्टिवल की जब मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास ऑब्जर्व किया गया इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और कहीं ना कहीं ये हमारे पास खजुराहो टेम्पल से कनेक्टेड है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं खजुराहो टेम्पल्स की, तो भारत के बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं, और इसी वजह से इन्होंने यूनेस्को ने इनको अपनी विश्व विरासत की जगह में साइट में शामिल किया है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, तो उसमें हमारे पास खजुराहो टेम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन खजुराहो टेम्पल्स को किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने, जो बेसिकली राजपूत रूलर्स हुआ करते थे, और मध्य प्रदेश में आपको इनकी डोमिनेंस देखने को मिला करती थी। अब स्टूडेंट 20 टेम्पल्स बचे हैं खजुराहो के, जो ज़्यादातर हमारे पास हिंदुज़म और जैनिज़्म से रिलेट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास इसको लेकर बन सकते हैं। इवन आप ये भी याद रखिएगा कि नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज़ किया गया था। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे पास, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक हमारे पास भंडदेव टेम्पल है जिसको हम लिटिल खजुराहो के नाम से जानते हैं। ये भारत के किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भंडदेव टेम्पल, जिसको हम लिटिल खजुराहो के नाम से भी जानते हैं, ये भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? ओके, ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट राजस्थान में। ठीक है, भंडदेव टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। चलिए जी, आगे चलते हैं। आइका टू इन्वेस्ट ₹5500 करोड़ इन यूपी। एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आइका। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे पास एक ऐसा राज्य है जहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी को देखते हुए आइका, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है, याद रखिएगा, आइका वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, जो कि कहाँ से हमारे पास है? दैट इज फ्रॉम स्वीडन। ओके, तो ये 5500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी नोएडा में, और यहाँ पर एक आउटलेट खोलेगी जो इसके सबसे बड़े आउटलेट में से एक होगा। अभी राइट नाउ इनका जो सबसे बड़ा आउटलेट है वो स्वीडन में है। ठीक है, और ये आउटलेट भी काफ़ी हद तक उस आउटलेट के जितना ही ये बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा की, तो नोएडा जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप कर रहा है। बहुत एक ऐसा एरिया जहाँ पर खूब सारे पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको नोएडा में देखने को मिलेगा ओखला बर्ड सेंचुरी, भारत की एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है ओखला बर्ड सेंचुरी, ये आपको देखने को मिलेगी नोएडा में। इसके अलावा नेशनल दलित मेमोरियल, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेशनल दलित मेमोरियल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज अगेन इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी के चलते हमारे पास आप देखिएगा कि नोएडा में बनने जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक हमारे पास जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस एयरपोर्ट को बनाने में कौन सी कंट्री के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टाई अप किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस गवर्नमेंट के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टाई अप किया है यहां पर जेवर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन को लेकर। ओके, याद रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट को बनाने में हमारे पास कंट्री जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगी दैट इज स्विट्जरलैंड। जी हाँ, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड कंट्री हमारी पार्टनर रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वर्थ ₹2300 करोड़। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है यहाँ पर 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के बारे में, और उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2300 करोड़। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जगहों पर इंडिया में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। और देखिए, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हम ताइवान से और चाइना से बड़े लेवल पर टॉयज को इंपोर्ट करते हैं, लगभग 1.5 बिलियन, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको हम डिक्रीज कर पाएं। दैट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसी के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं भारत में हमारे पास टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली देखने को मिली थी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कि एक वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी कंपनी, अगर मैं बात करूं, दैट इज एक्वस। ठीक है, एक्वस प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। इसने क्या कहा है कि ये $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी, बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, दे गोइंग टू इन्वेस्ट
$500 मिलियन इन कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में ये $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो याद रखना कौन सी स्टेट में भारत का सबसे बड़ा हमारे पास टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने जा रहा है, तो दैट इज इन कर्नाटक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। और टॉय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और भारत के जो इंडिजिनियस टॉयज हैं उनको प्रमोट करने को लेकर गवर्नमेंट काम कर ही रही है। तो मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बहुत ही फेमस डॉल्स होती हैं, दैट इज घूर्णी क्ले डॉल्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए घूर्णी क्ले डॉल्स का संबंध भारत के किस राज्य से है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि घूर्णी क्ले डॉल्स का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से है। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वेस्ट बंगाल। जी हाँ, याद रखिएगा घूर्णी क्ले डॉल्स का जो संबंध है वो भारत के वेस्ट बंगाल राज्य से है। और वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी सिटी है, स्टेट है राइट नाउ, क्योंकि इलेक्शन की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस अभी हो रखा है। और यहाँ के बहुत ही फेमस क्ले डॉल्स हैं हमारे पास, घूर्णी क्ले डॉल्स, जो कि बहुत ही फेमस हैं थ्रू आउट द एरिया। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो हमारे पास जो हर्षवर्धन, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने लॉन्च किया है IMI 3.0, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब ये मिशन इंद्रधनुष क्या था? देखिए, ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, बेसिकली एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जहां बच्चों को और हमारे पास जो वर्नरेबल डिजीज है उनको टैकल करने, बच्चों की जो वर्नरेबल डिजीज है बेसिकली उनको टैकल करने के लिए काम किया जाएगा। और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बेसिकली हम कह सकते हैं। तो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट की, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में 1978 में स्टार्ट हुआ था। 1978 में हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया और जिसको बाद में हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपको पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इनिशियली जब मिशन इंद्रधनुष 1.0 शुरू हुआ था तो उसमें 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को टैकल करने की बात थी, लेकिन अब कितनी डिजीज की बात हो रही है? 12। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया कि कितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को हमने टैकल करना है थ्रू मिशन इंद्रधनुष, दैट इज 12। और यहाँ पर अलग अलग तरह की वैक्सीन जो हैं वो ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। और इसी के चलते भी आपने देखा होगा कि दिसंबर एंड में हमारे पास इंडिया ने अपनी खुद की फर्स्ट निमोनिया की वैक्सीन, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड निमोनिया वैक्सीन भी लॉन्च की थी। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च की थी इंडिया की फर्स्ट निमोनिया वैक्सीन, जिसको हमारे पास बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई इंडिया की पहली निमोनिया वैक्सीन का नाम क्या है? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में उसको कवर कर चुके हैं, तो आप जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमोसिल। करेक्ट आंसर याद रखिएगा न्यूमोसिल। ठीक है, ये वो वैक्सीन है जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड वैक्सीन है। किस चीज को लेकर? हमारे पास वैक्सीन सब्जेक्टेड टू निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम केम अंडर RBI रेगुलेटरी। देखिए, RBI ने यहां पर क्या कहा है कि अब से स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भी RBI की रेगुलेशन के अंडर आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब तक RBI की रेगुलेशन के अंडर था क्यों नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो आपको स्टेट बैंक एसोसिएट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसोसिएट नहीं था, जैसा कि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वो सब हुआ करते थे। तो स्टेट बैंक का स्टेट तो नहीं है, पहली बात तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली सिक्किम एक इंडिया का एक, आप ये समझ लीजिए, एक अलग तरीके का एरिया हुआ करता था। इंडिया इसको एडमिनिस्ट्रेट किया करता था टिल 1975। 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बना। ठीक है, 22nd स्टेट बना इंडिया का सिक्किम इन द ईयर 1975। ओके, उससे पहले इंडिया इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा था। और सिक्किम स्टेट के लिए, सिक्किम की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए एक बैंक काम किया करता था, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब 1975 में सिक्किम भारत का राज्य तो बन गया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो था वो अब भी हमारे पास गवर्नमेंट के, यहाँ की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा, RBI की रेगुलेटरी के अंडर नहीं आया और अभी तक वो ऐसे ही काम करता आ रहा था। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि सिक्किम की जब मैं बात करता हूँ, सिक्किम इंडिया की बहुत ही खास स्टेट है, इंडिया की इकलौती ऑर्गेनिक स्टेट, फुली ऑर्गेनिक स्टेट। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। Through which constitutional amendment Sikkim became the 22nd state of India? Okay, correct answer 36th constitutional amendment। 36th constitutional amendment हुई संविधान में, 36 संशोधन हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। क्यों? देखिए, एक्चुअली 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई तो उसमें क्या कहा गया कि सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट है। तो उस अमेंडमेंट को नलीफाई करने के लिए हमारे पास 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और 1975 में, जिसमें कहा गया कि सिक्किम भारत का एक नॉर्मल स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे बाकी स्टेट्स को इंडिया के ट्रीट किया जाता है वैसे ही सिक्किम को भी ट्रीट किया जाएगा। तो डू रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड। तो आरबीआई ने स्टूडेंट हमारे पास एक कैंपेन लॉन्च करने की बात की है साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए, और इसमें उन्होंने पंजाबी सिंगर और रैपर वीरस को अपनी ड्राइव का हिस्सा बनाया है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ किस पंजाबी रैपर को यहाँ पर आरबीआई ने अपने लिए हायर किया है अपनी कैंपेन के लिए, और कैंपेन का नाम है आरबीआई कहता है। कैंपेन का नाम है आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ठीक है, आरबीआई सेज बी नॉलेजेबल, बी कॉशियस। ठीक है, तो ये एक आरबीआई की कैंपेन है जिसको आरबीआई ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सब जगह पे चला रहा है। आपको स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने इसी चीज के लिए पहले अमिताभ बच्चन को भी अपने साथ एनरोल किया हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा, इससे पहले आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को भी इस कैंपेन के लिए एनरोल किया हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि बॉलीवुड से कौन से एक्टर हैं और पंजाब से कौन से रैपर हैं, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के करंट गवर्नर है शक्तिकांता दास, और आरबीआई इंडिया का बैंकिंग हमारे पास रेगुलेटर है, सेक्टर रेगुलेटर है, जो कि हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। बहुत बार क्लास में मैं बता चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन आज थोड़ा सा डिफरेंट है कि आरबीआई जब एस्टेब्लिश हुआ तो कितनी इनिशियल कैपिटल के साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया? आरबीआई एस्टेब्लिश विद हाउ मच इनिशियल कैपिटल? कितनी कैपिटल के शेयर बनाकर लोगों को दिए गए? आरबीआई एस्टेब्लिश विद इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ हाउ मच रुपीज? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं दैट इज ₹5 करोड़। यहां याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है हमारे पास ₹5 करोड़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो अब देख लेते हैं भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जब मैं बात करता हूं तो सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमारे पास 2021 में कहां पर होंगी? ये होंगी हमारे पास जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक। जी हाँ, याद रखिएगा, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक। तो कर्नाटक इसको होस्ट करने जा रहा है। देखिए, खेल जो हमारे पास हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं और ये उसमें से एक है। इन गेम्स में हमारे पास जो एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एज रहेगी 18 to 25 ईयर्स। ये एक बात आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वही एथलीट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अलाइ करते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स। और इस बार 2 नए स्पोर्ट्स ऐड करने की बात की गई है, योगासन और मलखंभ। ठीक है, योगासन और मलखंभ। देखिए बच्चों, इसको आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। सो हमारे पास एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। यूथ गेम्स में हमारे पास स्कूल लेवल के एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जाता है। याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार का जो वेन्यू है, 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उनका जो वेन्यू है वो पंचकुला है। डू रिमेंबर दैट, पंचकुला हरियाणा उसके लिए वेन्यू रहेगा। और हमारे पास अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूँ तो कर्नाटक। और पंचकुला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 नए स्पोर्ट्स को हमने ऐड किया है, मलखंभ, कलारी पयाटू, ठीक है, गतका, और हमारे पास अगर मैं बात करूँ थांगटा। ये 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं कि कितनी गेम्स जो हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऐड हुई हैं और कितनी गेम्स हमारे पास जो हैं वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐड हुई हैं। तो दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं, दोनों के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2020 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास ये भुवनेश्वर में हुई थी। आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना चाहिए कि लास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे? तो वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ही सबसे ज़्यादा मेडल उसमें जीते थे। और नेक्स्ट अभी हमारे पास जैन यूनिवर्सिटी जो है, जो कि हमारे पास बेंगलुरु कर्नाटक में है, वो होस्ट करने जा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये सब ऑर्गेनाइज कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि नेम द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स।
करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके तो किरण रिजिजू, याद रखिएगा स्टूडेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है हमारे पास? किरण रिजिजू। तो ये अभी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से सारे स्पोर्ट्स के इश्यूज को हैंडल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास स्टूडेंट, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं टेनिस की, तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इसके बाद हमारे पास फ्रेंच ओपन होगा, ठीक है, फिर हमारे पास देखने को मिलेगा हमें विंबलडन, और लास्ट में हमें देखने को मिलेगा यूएस ओपन, ठीक है। और यूएस ओपन की जब मैं बात करूं तो ये हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं विंबलडन की तो ग्रास कोर्ट पे प्ले किया जाता है, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी हमारे पास हार्ड सरफेस पे, हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल है। हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं, और विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे प्ले किया जाता है, फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट पे, मिट्टी वाले सरफेस पे, और जो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट पूछ ले जाता है, तो आप याद रखेंगे। इस बार के जो टाइटल विनर रहे, इस बार के हमारे पास जो टाइटल विनर रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के, वो है नोवाक जोकोविक, जो कि बहुत ही फेमस प्लेयर है, सर्बिया से हैं, और नाओमी ओसाका, ये भी बहुत फेमस प्लेयर हैं जापान से। तो मेंस में नोवाक जोकोविक, वुमेन्स में नाओमी ओसाका। चलिए अगर मैं बात करूं तो लास्ट में हमारे पास देखने को मिलता है यूएस ओपन साल के एंड में, और लास्ट ईयर यूएस ओपन के जो विनर्स थे उसमें एक नाम बहुत ज़्यादा हमारे पास फेमस रहा, डोमिनिक थिएम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ही इज़ वन ऑफ द चैंपियन प्लेयर राइट नाउ, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? डोमिनिक थिएम हमारे पास कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो डोमिनिक थिएम है वो कौन सी कंट्री से, जिन्होंने यूएस ओपन 2020 टाइटल जीता था। ये भी याद रखिएगा, यूएस ओपन 2020 टाइटल इन्होंने जीता था, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ओके याद रखिएगा स्टूडेंट, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया से है हमारे पास डोमिनिक थिएम। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, याद रखिएगा। और यूएस ओपन 2020 टाइटल के विनर भी थे हमारे पास, कौन? डोमिनिक थिएम। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक आई है एग्रीकल्चर एक्ट्स को लेकर। तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर एक्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है और बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने इनको पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई है। तो आप इन एक्ट्स को एक बार पढ़िए ज़रूर, ताकि आप जान सकें कि इन एक्ट्स की कमियां क्या हैं, इनका एक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, तो वो आपको पढ़कर ही पता लग पाएगा। तो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के बारे में अगर हम बात करें तो एक बुक आई है, बुक का नाम है एग्रीकल्चर एक्ट 2020, और बुक किसने लिखी है? मद्रास हाई कोर्ट के एक जज A.K. राजन ने, ठीक है, A.K. राजन, जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं हमारे पास मद्रास हाई कोर्ट के। तो मद्रास हाई कोर्ट की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो मद्रास हाई कोर्ट भारत की सेकंड ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, दूसरी सबसे पुरानी हाई कोर्ट है आफ्टर द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 3 हमारे पास हाई कोर्ट्स एक साथ ऑलमोस्ट बनी थी, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। 3 प्रेसिडेंसीज में हमारे पास इस तरह से इसको बनाने की कोशिश की गई थी। ओके, और मद्रास हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, मद्रास हाई कोर्ट हमारे पास कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा मद्रास हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन मतलब फैसला लेने की क्षमता, वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है। याद रखिएगा तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी जुरिस्डिक्शन चलती है? दैट इज ऑफ, हाँ जी, किसकी जुरिस्डिक्शन चलती है? याद रखिएगा दैट इज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? क्योंकि अभी हमारे पास जस्टिस A.K. राजन रिटायर हो चुके हैं, तो हमारे पास हाई कोर्ट के, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 62 ईयर्स। करेक्ट आंसर है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर्स है,
और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास हर्षवर्धन लॉन्च्ड गाइडलाइंस फॉर NAFLD। सो व्हाट इज NAFLD? दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। आजकल युवाओं में ये बहुत देखने को मिल रहा है कि फैटी लीवर, अब फैटी लीवर हमारी जो फूड हैबिट्स की वजह से हमें देखने को मिलता है और लीवर कहीं ना कहीं से डैमेज होता है, तो अल्टीमेटली उससे कई तरह की डिजीज देखने का खतरा यहाँ पर रहता है, उसकी वजह से कई सारी डिजीज होने का खतरा रह जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, तो इसको लेकर हमारे पास यहाँ पर गाइडलाइंस आई हैं और ऐसा करने वाला भारत पहले विश्व का पहला कंट्री बन चुका है। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ लीवर की, तो लीवर ह्यूमन बॉडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट को और कार्बोहाइड्रेट्स को मोबिलाइज करना, और इसके अलावा हमारे पास जो बॉडी के अंदर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी, वो लीवर ही है। ठीक है, और मोर देन 1 kg का वेट हमें देखने को मिलता है, लगभग 1.2 kg के समथिंग। ठीक है, और रीजनरेट कर सकता है, लीवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, मतलब कि एक बार ये डैमेज हुआ तो ये अपने आप को खुद से ठीक करके रीजनरेट भी कर सकता है, ये इसके पास पोटेंशियल है लीवर के पास। चलिए, अब अगर मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लीवर कौन सा विटामिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विच प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, which protein can be produced by liver? Which vitamin can be produced by liver? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट विटामिन ए। जी हाँ, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए वो विटामिन है जो हमारे पास लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज फर्स्ट फिशरी हब। तो देखिए, फिश प्रोडक्शन को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सजग है और काफ़ी प्रयास कर रही है कि फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसलिए एक स्कीम भी चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और उसी के चलते भारत का पहला फिशरी हब कहाँ बनने जा रहा है? गोवा में। जी हाँ, याद रखिएगा, गोवा में बनेगा इंडिया का फर्स्ट फिशरी हब, और इसको बनाने में हमारे पास अहम भूमिका रहेगी किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की। तो ये भी याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी आपको गोवा में देखने को मिलेगा, और इंडिया का पहला फिशरी हब भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? गोवा में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। जी हाँ, लास्ट इंस्टीट्यूट में आपको मैंने बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो ये कहाँ है? हमारे पास मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो फिशरी एजुकेशन को लेकर काम करती है, और ये मुंबई में आपको देखने को मिलेगी, मुंबई महाराष्ट्र में। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो वेरियस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? हम चाहते हैं स्टूडेंट कि हमारा सी फूड एक्सपोर्ट जो है, जो हमारा सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके, हम निर्यात जो करते हैं सी फूड का वो और ज़्यादा कर सकें। तो उसी के लिए सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सी फूड का एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सी फूड को एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारे पास इंडिया का नंबर 1 राज्य है इन टर्म्स ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट, और सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, एटलीस्ट टॉप 2 स्टेट्स आप याद रखिएगा। नंबर 1 स्टेट जो है वो सी फूड एक्सपोर्ट में जो है वो है हमारे पास आंध्र प्रदेश, और सेकंड नंबर पे है सी फूड एक्सपोर्ट में जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर फिश प्रोडक्शन और सी फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंडियाज़ इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट इंडिया मेगा ट्रेड फेयर 2021, और आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? भुवनेश्वर में। यहाँ पर पार्टनर कंट्री रही बांग्लादेश, और फोकस कंट्री रही अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। तो और बिहार यहाँ पर पार्टनर स्टेट रही। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर हमें कहाँ देखने को मिला? सो दैट इज एट भुवनेश्वर। देखिए, यहाँ पर मैं खास आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा 2 कंट्रीज जो इस बार हमारे पास फोकस कंट्री रही, अफगानिस्तान और ईरान। दोनों के साथ हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहते हैं, और दोनों के साथ कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट पे हम काम कर रहे हैं। कई बार हम क्लास में बात कर चुके हैं, चाबहार पोर्ट।
ठीक है, चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जो कि ईरान में है और इंडिया इसको डेवलप इसलिए कर रहा है ताकि हम अफगानिस्तान और ईरान के साथ कनेक्टिविटी बनाए रख सकें, व्यापार को आगे बढ़ा सकें, और भी कई सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं स्टूडेंट एक बुरी खबर ये देना चाहूँगा कि हमारे पास अभी रिसेंटली ईरान ने क्या किया है कि चाइना के साथ अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर लिए हैं, और रिसेंटली क्या हुआ है कि एक बहुत ही बड़ी गैस फील्ड, फरजाद बी गैस फील्ड, ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस फील्ड है फरजाद बी गैस फील्ड। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ईरान में। पहले इंडिया इस प्रोजेक्ट में पार्टनर था, इस गैस फील्ड में प्रोडक्शन में इंडिया पार्टनर था, लेकिन इंडिया को इस गैस फील्ड प्रोजेक्ट से ईरान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इंडिया को अब इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। तो फरजाद बी गैस फील्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी ईरान में। और इवन चाइना के साथ रिलेशन ये लगातार स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन वही है कि चाइना यहाँ पर कौन सा पोर्ट, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि चाइना ईरान में कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चाइना डेवलपिंग विच पोर्ट इन ईरान, चाइना डेवलपिंग विच पोर्ट इन ईरान। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास जास्क पोर्ट। जी हाँ, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है जास्क पोर्ट। जास्क पोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जास्क पोर्ट आपको देखने को मिलेगा ईरान में, और इसको डेवलप कर रहा है हमारे पास चाइना, जो कि इंडिया के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे पास एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जास्क पोर्ट, और जास्क पोर्ट को हमारे पास डेवलप कौन कर रहा है? चाइना। नेक्स्ट न्यूज फ्रेंड हमारे पास डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ ने यहां पर एक नई मिसाइल को टेस्ट फायर किया है जिसका नाम है VLSRSAM, दैट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको यहां पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से हमारे पास टेस्ट फायर किया गया। और यहां पर आप स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के लिए। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, इंडियन नेवी की कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनमें से एक रिक्वायरमेंट को ये भी हमारे पास फुलफिल करने का काम करेगी। ओके, और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 40 to 50 किलोमीटर। डीआरडीओ की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, 1958 से डीआरडीओ जो है वो देश की सेवा में काम कर रही है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन का नाम भी याद रखिएगा, इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी हाँ, इसके चेयरमैन का नाम स्टूडेंट याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी, करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। तो बेसिक सी चीजें हैं हमारे पास डीआरडीओ के बारे में कई सारी, तो वो आपको पेपर पॉइंट से पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एशिया कैटल पार्क इन सेलम। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलानीस्वामी, उन्होंने एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क जो है वो बनाने की घोषणा की है हमारे पास, कहां पर? सेलम डिस्ट्रिक्ट में, और इसका नाम रहेगा एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। देखिए, भारत का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो अपने आप में वर्ल्ड के सबसे बड़े सेक्टर में से एक है, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बफेलो भारत में आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की 56.7% बफेलो पॉपुलेशन आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। तो लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर एक पहली बार इतना बड़ा एक कैटल पार्क यहाँ पर सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु के लोगों का जो लाइफ स्टॉक से प्यार है, मतलब कि जो इन जानवरों के साथ जो कनेक्शन है वो एक अलग ही लेवल का है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पोर्ट्स आपको दिखाई देगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जलीकट्टू। ठीक है, ये वो हमारे पास इवेंट है, जलीकट्टू इवेंट है, जिसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक बुल को ग्रैब करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये पोंगल के फेस्टिवल के दौरान ये जलीकट्टू जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जलीकट्टू क्या है, याद रखना, बुल ग्रैबिंग इवेंट है, जो कि हमारे पास परफॉर्म किया जाता है ऑन द इवेंट ऑफ पोंगल। तो जलीकट्टू के बारे में पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो याद रखना, जलीकट्टू का संबंध भी हमारे पास भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु से। और यहीं पर हमारे पास खुलने जा रहा है एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क इन द सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। जलीकट्टू से रिलेटेड एक और हमारे पास जलीकट्टू की तरह का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ऑल्दो इससे, उसका नाम है कंबाला। कंबाला में बेसिकली क्या होता है? बफेलो रेस होती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि कंबाला का संबंध भारत के किस राज्य से है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कंबाला का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से है? ओके, कंबाला का संबंध है स्टूडेंट्स कर्नाटक से। जी हाँ, याद रखना, ये एक हमारे पास बफेलो रेसिंग इवेंट है जिसका संबंध भारत के
कर्नाटक राज्य से। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है बायो एशिया 2021। तो बायो एशिया 2021 कहाँ हुआ इस बार हमारे पास? हैदराबाद में। याद रखिएगा हैदराबाद इज इन तेलंगाना, और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या रही? मूव द नीडल। बेसिकली यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ही एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो वैक्सीन में हमें नीडल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड इस बार किसको मिला है? इस बार एक भारतीय कंपनी भारत बायोटेक को यह अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इसने डेवलप की है कोवैक्सीन, जो भारत की इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है। आपको पता ही होगा कि दो वैक्सीन अभी भारत में यूज की जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोविशील्ड को किसने बनाया है? एस्ट्राजेनेका ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर। और कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर इसी सब्जेक्टेड है स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के करंट सीईओ और चेयरमैन का नाम क्या है? ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट कृष्ण एम इल्ला। याद रखिएगा कृष्ण एम इल्ला, ये हमारे पास सीईओ और चेयरमैन है भारत बायोटेक के, जिसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में ही देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भारत बायोटेक अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रीनेम्ड। तो देखिए आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री के नाम पर हमारे पास इंडिया का और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया है। इनॉग्रेशन किसने किया? रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट है भारत के। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाएगा, जो कि हमारे पास कहाँ है? मोटेरा, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 1.32 लाख है। ठीक है, 800 करोड़ रुपए खर्चे से ये स्टेडियम बना है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, क्रिकेट के मामले में इसने किसको पीछे छोड़ा है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी विश्व में एक इससे बड़ा भी स्टेडियम है। तो वो विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, रेनग्रेडो मेडे स्टेडियम। ठीक है, ये हमारे पास स्टेडियम आपको कहां देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? ये स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। कहां देखने को मिलेगा? ये स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कंसीडर किया जाता है, रेनग्रेडो मेडे स्टेडियम। लेकिन ये क्रिकेट से सब्जेक्टेड नहीं है। तो अगर क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ लिया गया तो वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ही हमारे पास आंसर रहेगा। स्टेडियम्स की बात करें स्टूडेंट, कई सारे स्टेडियम अभी वर्ल्ड में बन रहे हैं, कई बन भी चुके हैं। लेकिन अभी एक स्टेडियम बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो कि 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास मैं पूछने जा रहा हूं आप लोगों से कि कतर में 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है, विश्व कप होना है, तो उसके लिए कौन सा स्टेडियम बनाया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फाइनल मैच जहां पर होगा। ठीक है, विच स्टेडियम इन कतर गोइंग टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच? ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहां पर, और आंसर है लुसेल स्टेडियम। क्या आंसर है? लुसेल स्टेडियम, जो कि हमारे पास आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट हमारे पास कतर में। ठीक है, और यहां पर हमारे पास होगा फीफा का 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। नेक्स्ट हमारे पास स्टेलैप्स साइन एमओयू विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू डिजिटलाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट। देखिए स्टेलैप्स हमारे पास एक आईआईटी का स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है, जो कि हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक टाई अप कर चुका है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या रहेगा? मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारे पास जो मिल्क है उसकी डिजिटलाइज प्रोक्योरमेंट की जा सके और अल्टीमेटली फार्मर को जो बेनिफिट है वो और ज्यादा दिया जा सके। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जब मैं बात करता हूं, इसकी पेनिट्रेशन भारत में बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनको हम धीरे धीरे बैंक की ब्रांचेस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस कब शुरू हुआ था? 2018 में। जी हाँ, इंडिया पोस्ट ने अपने आप को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने का जो काम है वो 2018 में शुरू कर दिया था। और यहां पर एक दो पॉइंट्स आपको और पता होने चाहिए कि इसके सीईओ कौन है। वो हमारे पास है वेंकट रामू। जी हाँ, याद रखिएगा, हु इज द करंट सीईओ, एमिनेंट सीईओ जे वेंकट रामू। और एक बहुत खास बात है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जो इसे खास बनाती है, वो क्या कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकेला ऐसा बैंक है, सिर्फ इकलौता ऐसा बैंक है जिसमें 100% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। जी हाँ,
ये इकलौता ऐसा बैंक है देश का जिसके 100% शेयर आपको किसके पास देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट अब आप लोगों से ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि आईआईटी मद्रास को एस्टेब्लिश करने में कौन सी कंट्री ने इंडिया की हेल्प की थी, क्योंकि ये इंडिया के एक बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आईआईटी मद्रास को एस्टेब्लिश करने में कौन सी कंट्री ने इंडिया की हेल्प की थी। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट मेरे पास वेस्ट जर्मनी, या जर्मनी भी आप कह सकते हैं कि उस समय जर्मनी जो था वो यूनिफाइड नहीं था, तो वेस्ट जर्मनी ने खुलकर सपोर्ट किया था इंडिया को इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने में। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज थी, क्योंकि वेस्ट जर्मनी ने पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में इतने बड़े इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। नेक्स्ट हमारे पास न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की जब मैं बात करता हूं तो जॉर्जिया हमारे पास एक यूरोपियन कंट्री, तो यहां पर आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं और इराकाली हमारे पास यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी से ये हमारे पास बिलोंग करते हैं। अब देखिएगा जब मैं बात करता हूँ जॉर्जिया की, तो ये हमारे पास काउकस रीजन से हमारे पास कहीं ना कहीं सब्जेक्टेड है, जो कि हमारे पास ब्लैक सी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लैक सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और यहां पर मैं आपको से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कई सारे कंट्रीज के नाम आपको यहां पर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ब्लैक सी को कितनी कंट्रीज की हमारे पास जो बॉर्डर है, यू कैन से कोस्ट लाइन जो है वो टच करती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितनी कंट्रीज की कोस्ट लाइन जो है वो ब्लैक सी को टच करती है। ओके, तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास 6। करेक्ट आंसर है 6 कंट्रीज जिनकी कोस्ट लाइन हमारे पास टच करती है ब्लैक सी को। उन कंट्रीज के नाम आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की, रशिया एंड यूक्रेन। जी हाँ, तो ये 6 कंट्रीज हैं जिनकी जो कोस्ट लाइन है वो ब्लैक सी को टच करती है। एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं कि सी ऑफ एज़ोव जो है वो भी आपको ब्लैक सी के साथ ही देखने को मिलेगी। तो ये जो दो हमारे पास एरियाज हैं वो एक साथ ही हैं, सी ऑफ एज़ोव के साथ आपको देखने को मिलेगी ब्लैक सी। तो ये क्वेश्चन जो है आपने कहीं ना कहीं याद रखने हैं। और 6 कंट्रीज हमारे पास बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की, रशिया एंड यूक्रेन, इन कंट्रीज की कोस्ट लाइन जो है वो हमारे पास ब्लैक सी को टच करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। जी हाँ, हमारे पास सर्बानंद सोनोवाल ने फाउंडेशन स्टोन रखी है फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये हमारे पास बनेगी असम में। तो अगर हम बात करें, हमारे पास एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें स्किल एम्पावरमेंट की बात की गई थी। और स्किल एम्पावरमेंट के चलते यहां पर कई सारे डिसीजन लिए गए और यहां पर आप देखिएगा कि भारत में कई सारी स्किल्स यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई। याद रखिएगा कि भारत की जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी थी उसका नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। और अभी यहां पर दरंग डिस्ट्रिक्ट असम में आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, तो जिसको हमारे पास इनोग्रेट, जिसकी फाउंडेशन स्टोन किसने लिख रखी है, सर्बानंद सोनोवाल ने। आप स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Who is the current minister of skill development and entrepreneurship? ओके, करेक्ट आंसर है महेंद्र नाथ पांडे। जी हाँ, करेक्ट आंसर याद रखेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जो कौशल विकास योजना है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि मिनिस्टर्स को लेकर किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमपी होशंगाबाद, मध्य प्रदेश होशंगाबाद टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम। देखिए, नर्मदा को ट्रिब्यूट देते हुए, नर्मदा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जब मैं बात करता हूं स्टेट मध्य प्रदेश की, तो यहां पर होशंगाबाद सिटी का जो नाम है वो बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। ऐसा यहां पर अप्रूवल आया है शिवराज सिंह चौहान, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं वहां पर हमारे पास आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नर्मदा रिवर है उनसे होकर फ्लो करती है, तो दैट इज जबलपुर, ओमकारेश्वर और जबुआ। अगर आपको पता हो तो हमारे पास ये जो ओमकारेश्वर डैम है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ओमकारेश्वर डैम जो है वो अपने आप न्यूज में है और ये मध्य प्रदेश में, यहां पर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क।
ठीक है, सोलर फ्लोटिंग पार्क, माय अपोलॉजीज, जहां पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है, ठीक है, वो कहाँ बन रहा है? ओमकारेश्वर डैम के ऊपर। तो ये भी हमारे पास एक न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले जो हमने स्टडी की थी। आगे चलकर नर्मदा रिवर जो है हमारे पास कहाँ पहुंचती है? गुजरात में। और गुजरात में इसके ऊपर आपको एक बहुत ही फेमस डैम देखने को मिलेगा, दैट इज सरदार सरोवर डैम। जी हाँ, याद रखिएगा, एक और डैम आपको देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर के ऊपर, दैट इज सरदार सरोवर डैम, जो कि भारत के सबसे बड़े डैम में से एक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास मीटिंग ऑफ ब्रिक्स सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज। तो जो सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उन सभी के सेंट्रल बैंक्स के डेप्यूटीज की यहां पर मीटिंग हुई थी। और ब्रिक्स आपको पता ही है कि 5 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं। तो यहां पर फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हुई। और थीम आप याद रखिएगा, इस बार की जो चेयरशिप है वो इंडिया के पास है, इंडिया के पास चेयरशिप है। और थीम जो है वो इंडिया ने डिसाइड की है इस बार की, तो वो है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेटेशन एंड कंसेंसस। तो ये आप थीम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे थीम पूछी जा सकती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स के लिए 2021 में इंडिया की तरफ से शेरपा कौन है? हु इज द करंट शेरपा फॉर ब्रिक्स फ्रॉम इंडिया? इंडिया की तरफ से किसको शेरपा यहां पर अपॉइंट किया गया है? ओके, करेक्ट आंसर हमारे पास पी हरीश। जी हाँ, याद रखिएगा, शेरपा कौन है इंडिया की तरफ से? पी हरीश। चलिए जी, ओके, नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट हमारे पास, यूएस ऑफिशियली रीजॉइंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो कि हमारे पास 2017 में अडॉप्ट किया गया था। और यहां पर आप समझिएगा कि यूएसए जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल्यूटर है, जब हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उसने ऑप्ट आउट किया था इस एग्रीमेंट से कि हम इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब से नए प्रेसिडेंट हमारे पास देखने को मिले, जो बाइडन, उन्होंने क्या कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को फिर से ज्वाइन करेंगे। और यहां पर एक और चीज मेंशन की गई है, अर्थ डे, दैट इज 22 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ डे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मीटिंग रखी जाती है कि क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर किया जा सके, उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। इस साल की जो मीटिंग होगी 2021 की, उसका नंबर है COP26, और ये कहाँ होगी? हमारे पास ग्लासगो में। ग्लासगो हमारे पास कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस साल की मीटिंग होगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। और क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस है, उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यूएसए ने भी यहां पर प्लेज लिया है कि 2030 तक वो अपने काफी सारे एमिशंस को रिड्यूस करेगा। हमारे पास अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कई सारी चीजें इसको लेकर चलती हैं, कुछ नेशनल लेवल पर, कुछ स्टेट लेवल पर भी। और उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट न्यूज आपको देखने को मिलेगी कि भारत का पहला ऐसा स्टेट जिसने हमारे पास, और यूटी जिसने हमारे पास लॉन्च किया है कार्बन वॉच, ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट स्टेट और यूटी जिसने कार्बन वॉच हमारे पास लॉन्च किया है। तो इसने हमारे पास, देखिए, कार्बन वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च की है चंडीगढ़ ने, जो कि हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट को मॉनिटर करने के लिए काम करेगी। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो कार्बन एमिशन उत्सर्जन किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने दिन, पूरे दिन में या पूरे साल में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है वो मैनेज करेगी, ठीक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं डाटा जो है वो मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पर लोगों से उम्मीद की जाएगी कि वो कार्बन एमिशन को कम से कम करें। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन लोगों से ये है कि एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन एमिशन होता है, उससे उसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इंटरेस्टिंग, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेज आर देयर एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल? कितनी गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज कंसिडर किया जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन। एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल कितनी गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पास कंसिडर किया जाता है? सो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, टोटल 6 गैसेज ऐसी हैं जिनको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हम ग्रीन हाउस गैसेज कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6 जिसको हम बोलते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और लास्ट में हमारे पास परफ्लोरोकार्बन। तो ये सब चीजें हैं जो हैं, ये 6 गैसेज जो हैं हमारे पास
कंसिडर की जाती हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एज ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन विजय सांपला को नियुक्त कर दिया गया है। आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर, और इसका काम क्या होता है? टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट ऑल द इश्यूज कंसर्निंग विद द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी शेड्यूल कास्ट को हमारे पास राइट्स दिए गए हैं, सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये हमारे पास काम रहता है किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का, जिसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? विजय सांपला। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट ये है कि जस्ट लाइक हमारे पास जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, उसी तरह से है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारे पास उसी तरह से हमारे पास देखने को मिलता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसके चेयरमैन कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हर्ष चौहान। याद रखिएगा, हर्ष चौहान जो है वो हमारे पास करंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया है अंडर द आर्टिकल 338A। जी हाँ, याद रखिएगा, अंडर द आर्टिकल 338A हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास डेप्यूटी सीएम ऑफ हरियाणा री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डेप्यूटी सीएम हैं, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये पंचकुला हरियाणा में डिसीजन लिया गया, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के, भारत के अंदर किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो अभी अगर हम बात करें, हरियाणा में जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, लेकिन दुष्यंत चौटाला बीजेपी से नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि दुष्यंत चौटाला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि दुष्यंत चौटाला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास जेजेपी। करेक्ट आंसर है जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, ठीक है। तो बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर एक अलायंस बनाया हुआ है और हरियाणा में सरकार की फॉर्मेशन की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट फॉसिल ऑफ डिकिंसोनिया डिस्कवर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे पास एक फॉसिल डिस्कवर किया है जो कि ओल्डेस्ट एनिमल है। मतलब कि यहां पर अगर हम बात करें डिकिंसोनिया की, तो ये ओल्डेस्ट एनिमल कंसिडर किया जाता है। और इसके बारे में कहाँ इंफॉर्मेशन मिली है? इसके बारे में पता चला है भीमबेटका रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश। देखिए, भीमबेटका रॉक शेल्टर की जब मैं बात करूं, ये पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक केव आर्ट्स यहां पर मिलती है, ठीक है, भीमबेटका में। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहीं पर आपको मिला है फर्स्ट फॉसिल ऑफ डिकिंसोनिया। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कई बार पेपर में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन इंडिया? ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट मेरे पास भीमबेटका रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड बाय वीएस वकांकर। याद रखिएगा, वीएस वकांकर, ठीक है, वो पर्सन है जिन्होंने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे स्टूडेंट ऑब्जर्व किया गया 20 फरवरी को। यहां पर स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंगोलिन के बारे में, स्पेशली कि जो पेंगोलिन होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्मगल किया जाने वाला हमारे पास एनिमल है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर किसी एनिमल की स्मगलिंग होती है तो वर्ल्ड पेंगोलिन है। और इसके बारे में हमारे पास एक चीज और मैं बता दूं कि 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को, ये डेट फिक्स नहीं है, 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड के बारे में भी कहा जाता है कि उसका जो रीजन है ये पेंगोलिन भी हो सकता है, क्योंकि चाइना में मेडिसिन बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर पेंगोलिन का यूज किए जाने की बातें पता चली हैं। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज इस वजह से, इस सब के रीजन की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 में वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया गया? 20 फरवरी को। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है
वो हमारे पास 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है? चेनाब रिवर के ऊपर। तो आप देख लीजिए इसकी हाइट जो रहेगी 359 मीटर रहेगी। वाटर लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमारे पास डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है इमेज में, 359 मीटर, जो कि हमारे पास फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। तो ये 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको बनाने का काम कौन करेगा? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हां, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने आप में इंडियन रेलवेज के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट हमारे पास एक तरह से करेगा। इंडियन रेलवेज की बात करूं तो याद रखिएगा सुनीत शर्मा हमारे पास बने हैं नए चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, या नाम याद रखिएगा, सुनीत शर्मा न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और रेलवे हमारे पास बहुत तेजी से काम कर रही है और रेलवे ने अपने लक्ष्य स्थापित किया है कि वो जल्दी ही अपने आप को कार्बन न्यूट्रल रेलवेज, वर्ल्ड की कार्बन न्यूट्रल रेलवेज के अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करा लेगी। तो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा हमारे पास जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। और कहां पर ये देखने को मिलेगा? हमारे पास ओवर द चेनाब रिवर। चलिए जी, ये थे स्टूडेंट हमारे पास लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।